इस लेक्चर में हम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स क्या हमें स्टेशनरी स्टेट्स ही देती हैं। According to principle of superposition, if m and n are solutions of Schrodinger equation, then m plus n also solve the Schrodinger equation। यानी हमारे पास कोई भी दो सोल्यूशन हैं, ठीक है, एक m है और एक n है, ठीक। अगर ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इनका लीनियर कम्बिनेशन जो कि m प्लस n, यानी इनको हम ऐड कर देंगे, कंबाइन जो है ये भी इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। यानी हम कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेबल सॉल्यूशंस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी हमारे पास जो भी सेपरेबल सॉल्यूशंस आए हैं, अगर हम उनको ऐड कर लें, लीनियरली कंबाइन कर लें, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर इक्वेशन का। यानी m प्लस n जो इनका कॉम्बिनेशन है दो सॉल्यूशंस का, वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब हमें पता है कि जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की होती है और जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की होती है। जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमें एंडलेस सॉल्यूशंस देती है। यानी एक सॉल्यूशन साई 1x हो सकता है, एक साई 2x हो सकता है, एक साई 3x एंड अप टू सो ऑन। और जो हर एक सॉल्यूशन आता है हमारे पास उसकी एक करस्पॉन्डिंग सेपरेशन कांस्टेंट हमें मिलता है। अब कांस्टेंट चूँकि एक फिक्स वैल्यू है तो जो साई 1x के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट मिला है वो E1 है, जो साई 2x के मिला है वो E2 है, जो साई 3x के मिला है वो E3 है एंड सो ऑन। इस तरह ये इन्फिनिट सोल्यूशन हमें मिलते हैं और हर एक सोल्यूशन की करस्पॉन्डिंग सेपरेशन कांस्टेंट होता है। अब ये जो सेपरेशन कांस्टेंट है स्टेशनरी स्टेट से हमें पता चला था, ये डेफिनेट वैल्यू देता है हमें एनर्जी की। तो ये एक्चुअली इन करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशंस हैं साई 1x, इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं। अब ये चूँकि हर सॉल्यूशन के लिए एक डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि जो E1 है वो बराबर नहीं है E2 के और ये बराबर नहीं है E3 के एंड सो ऑन, ये इक्वल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस के, ये हमें अलाउड एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। और चूँकि E1, E2 और E3 ये हमारे पास एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं और अगर ये अलाउड एनर्जीज हैं तो हर एक के लिए एक डिफरेंट वेव फंक्शन होगा। अब इनका जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वो हम स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट को कंबाइन करके लिखेंगे। तो कैपिटल साई 1xt इज इक्वल टू ये स्मॉल साई 1x e की पावर माइनस एओटा E1 ओवर h बार इंटू टी। ये जो है ये एक वेव फंक्शन है जो कि इस फर्स्ट सोल्यूशन से मुताल्लिक है और जिसमें हमारे पास जो अलाउड एनर्जी है वो E1 है। इसी तरह हमारे पास ये एक सेकंड स्टेट साई 2x का सोल्यूशन है। सिमिलरली साई 3x का होगा, साई 4x का होगा। तो हर एक अलाउड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन, यानी ये पहली E1 के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, ये आपके पास E2 के करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। जो इन्फिनिट सोल्यूशन है तो आपके पास इन्फिनिट वेव फंक्शंस भी आ जाएंगे। अब ये चूँकि हमारे पास इन्फिनिट वेव फंक्शंस आए हैं, अगर हम इन सारे इन्फिनिट वेव फंक्शंस को लीनियरली कंबाइन करें, लीनियरली कंबाइन, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सारे जो इनका कम्बिनेशन होगा, लीनियर कम्बिनेशन, वो भी एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो लीनियर कम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे? हमने 1 2 की बजाय साई k कह दिया और k को कह दिया k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, साई के एक्स, और साथ में टाइम पार्ट में जो E1 की जगह हमने E k कर दिया। अब ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है और यहाँ पर हमें कुछ
और ये जो कैपिटल साई एक्स टी है ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। और ये जनरल सोल्यूशन किस किस्म का है? ये लीनियर कम्बिनेशन है तमाम जो अलाउड एनर्जीज के वेव फंक्शंस हैं उनका। ये जो जनरल सोल्यूशन आपके पास आया है, तो अब ये करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है हर एक इन्फिनिट सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग। और अब चूंकि ये एक करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन है तो हमें एक कांस्टेंट इससे पहले इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट असल में हमें जस्ट ये इंश्योर करता है कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं प्रॉब्लम की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये जस्ट एक आपके पास एक कांस्टेंट है, सी के जो है वो कांस्टेंट है, और ये हर एक वेव फंक्शन के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब के की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 2 3 अप टू इन्फिनिट हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन का फार्मूला आ चुका है। अब हमें ये जो जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। बस हमने कुछ स्टेप का ख्याल करना है। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम इस जनरल सोल्यूशन को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में हमने क्या करना है, हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना है जो हमें इन्फिनिट सोल्यूशन देगा ज़ीरो टाइम के ऊपर। सेकंड में हमने क्या करना है, इन इन्फिनिट सोल्यूशन के अंदर जो है टाइम पार्ट को ऐड करना है और जो सोल्यूशन होगा उसका करस्पॉन्डिंग टाइम पार्ट आएगा। तो हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के किसी टाइम t के ऊपर। अब ये जो हमारे पास टाइम t के ऊपर सॉल्यूशंस आए हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के, जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। चलें हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास कोई टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है Vx और हमारे पास जो स्टार्टिंग वेव फंक्शन है वो कैपिटल साई x0। अब ये चूंकि टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है तो हमने टाइम को ज़ीरो लिया है। तो अब सबसे पहले स्टेप क्या है, हमने जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब चूंकि टाइम हमने कैपिटल साई x0 है तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे जो कि साई 1x, साई 2x, साई 3x की टर्म्स में आएंगे और हर एक की करस्पॉन्डिंग E1, E2, E3 एनर्जी होगी। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे, लीनियरली कंबाइन कर देते हैं हम इन एंडलेस सॉल्यूशंस को यहीं पर, ठीक है। साई x0 ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। तो हमने इसको कंबाइन किया, ये जो सोल्यूशन है साई 1x, साई 2x, साई 3x, ठीक है, इसको हमने साई kx लिख दिया और उससे पहले एक अप्रोप्रिएट जो है वो हमने कांस्टेंट हमने ऐड करना है और k की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है और k को हम यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है हम लिख सकते हैं। और c के जो है वो एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट हमें क्या बता रहा है, हाउ मच ऑफ दीज स्टेट्स एडिंग, यानी ये कितनी स्टेट्स जो हैं वो आपस में, अगर साई 1x है तो वो साई 1x की कितनी स्टेट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो इस तरह से हमें ये जो कांस्टेंट है हमें ये बता रहा है। तो ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस का इक्वेशन का इन्फिनिट सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, इसमें हर एक सॉल्यूशन का करस्पॉन्डिंग हमने टाइम पार्ट ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, ई के टी, यानी अगर जब हम ये साई 1 के की वैल्यू 1 लेंगे तो ये C1 साई 1x हो जाएगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम पार्ट क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एओटा कैपिटल E1 ओवर H1 इंटू टी। तो हम ये जब टर्म ऐड करेंगे e की पावर माइनस एओटा कैपिटल E के ओवर H बार इंटू टी, तो ये असल में हर एक
इन्फिनिट सोल्यूशन का करस्पॉन्डिंग टाइम पार्ट भी देगा। और जहन में रखिए कि k की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास किसी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया जो कि जनरल सोल्यूशन है किसी टाइम t के ऊपर, ठीक है। इसको हम ये जो वेव फंक्शंस हैं इस सॉल्यूशंस के, इनको हम जनरल कैपिटल साई के एक्स टी की टर्म में भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, और जहाँ पर कैपिटल साई के एक्स टी जो है वो इसके बराबर है। ये देखें, स्मॉल साई के एक्स इंटू ई की पावर माइनस एयोटा कैपिटल ई के ओवर एच बार इंटू टी। तो ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन का जो है एक एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब सवाल ये है कि हमने अगर लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लिया जनरल सॉल्यूशन का, तो जो सेपरेबल सॉल्यूशन है वो तो हमें स्टेशनरी स्टेट्स देता है। तो क्या जब हम इन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, क्या वो भी हमें स्टेशनरी स्टेट्स देगा? नहीं। जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जनरल सॉल्यूशन का, जो इन्फिनिट सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है और हमें जनरल सॉल्यूशन जो मिलता है, उसमें जो टाइम पार्ट है वो कैंसल आउट नहीं होता, जिसकी वजह से जनरल सॉल्यूशन जो है वो स्टेशनरी स्टेट नहीं देता, क्योंकि हर एक इन्फिनिट सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू है जो कि E1 E2 अप टू E3 है, और यहाँ पर E1 और E2 जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसलिए जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी हम इनको जब कंबाइन करेंगे, तो ये एनर्जीज चूँकि डिफरेंट हैं तो ये कैंसल आउट नहीं होगा इसका टाइम पार्ट, जिसकी वजह से इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो स्टेशनरी स्टेट नहीं देगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस डू नॉट प्रोड्यूस स्टेशनरी स्टेट्स। चलें अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये अगर स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन देता है या नहीं देता। इसको हम अगर मैथमेटिकली चेक करें तो हमारे पास क्या मेथड है। हम पहले कोई से दो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन लेते हैं टाइम t 0 के ऊपर, एक साई 1x है, एक साई 2x है। हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया जो कि कैपिटल साई x 0 की टर्म में आ गया, साथ में हमने अप्रोप्रिएट कांस्टेंट अटैच किए C1 और C2। फिर जब हमने इनका जनरल सॉल्यूशन लिया तो हमने क्या किया, इनका करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग टाइम पार्ट ये था, वो इसके साथ हमने ऐड कर दिया, और इसका करस्पॉन्डिंग टाइम पार्ट ये था, हमने इसको ऐड कर दिया, और फिर इस पूरे इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये अब हमारे पास कैपिटल साई एक्स टी जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। ये जहन में रखें कि एनर्जीज E1 जो है वो E2 के इक्वल नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है क्या ये स्टेशनरी स्टेट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को चेक करना पड़ेगा। क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, और फिर हमें उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन को देखना पड़ेगा कि क्या वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर तो दोनों टाइम पर डिपेंड कर रही हैं तो जनरल सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट नहीं देगा, और अगर दोनों टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही तो जनरल सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट देगा। चलें हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है। हम कैपिटल साई एक्स टी का मॉडुलस स्क्वायर ले लेंगे जो कि कैपिटल साई कॉम्प्लेक्स एक्स टी इंटू साई एक्स टी के इक्वल होता है। अब साई कॉम्प्लेक्स एक्स टी में हमने क्या करना है, ये जो साई एक्स टी में अयोटा, ये साई 1 का कॉम्प्लेक्स साई 1 स्टार हो जाएगा, और e की पावर माइनस अयोटा को हम प्लस अयोटा कर देंगे तो ये इसका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड हमारे पास साई 2 स्टेरिक x इंटू ई की पावर अयोटा E2 ओवर h बार इंटू टी। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी ये जनरल सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो आपके पास ये पूरी टर्म है। साई एक्स टी आपके पास ये पूरी टर्म है, ठीक है। अब आपने इन दोनों, आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गई जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये है और एक ये है।
अब अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में दो दो टर्म्स हैं, तो ये 4 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले आप ये इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म को आप सेकंड एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास ये आ जाएगा C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर x C2 स्क्वायर psi2 स्क्वायर x। ये आपके पास जो इनका पहले फर्स्ट टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसी तरह आपने सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड टर्म आ गई। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है कि पहले की फर्स्ट को दूसरे की सेकंड से करना है और पहले की सेकंड को दूसरे की फर्स्ट से करना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे तो उसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस किस्म की एक्सप्रेशन देगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूलर्स फार्मूला के थ्रू कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इस फर्स्ट और सेकंड इस टर्म का और इधर सेकंड और फर्स्ट इस टर्म का जो प्रोडक्ट है इसको हमने ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के एक्सप्रेशन को देखें तो आप इसमें देख रहे हैं कि टाइम पार्ट E2 माइनस E1 इंटू टी ओवर एच बार ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है। ये जो सिंप्लीफाइड हमारे पास एक्सप्रेशन आई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, टाइम पार्ट चूँकि कैंसिल आउट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक तरह की साइनोसाइडल वेव है। और ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये क्लियरली ऑसिलेट कर रही है साइनोसाइडली, जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास उसकी ऑसिलेशन की ये वाली है E2 माइनस E1 ओवर एच बार। अब आपने देखा कि जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है वो चूँकि डिफरेंट एनर्जीज़ का कम्बिनेशन है तो इसलिए उसमें टाइम पार्ट कैंसल आउट नहीं हुआ और ये आपके पास स्टेशनरी स्टेट नहीं आई, यानी जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास स्टेशनरी स्टेट नहीं है। और हम कह सकते हैं कि जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है जिसमें हर एक स्टेट की डिफरेंट एनर्जी है वो मोशन जनरेट करती है। ठीक है, वो क्या करती है? मोशन जनरेट करती है। सेकंड हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो उसमें भी टाइम पार्ट कैंसिल होता है कि नहीं। हमें पता है हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एच हैमिल्टोनियन वो बराबर होती है कैपिटल साई स्टेरिक एक्स टी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई ऑफ एक्स टी। चलें अब आप इन दोनों की एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करें। ये कैपिटल साई ऑफ एक्स टी की एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे मैंने पुट की और फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एज इट इज़, फिर कैपिटल साई एक्स टी की एक्सप्रेशन मैंने ये पुट की है। अब यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से थोड़ा सा फ़र्क है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर बीच में ऑपरेटर भी मौजूद है। तो पहले ऑपरेटर इस साई के ऊपर अप्लाई होगा। तो हमें पता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब H psi1x पर अप्लाई होगा तो वो E1 psi1x देगा। इसी तरह जब psi2x पर अप्लाई होगा तो वो E2 psi2x देगा। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब इस psi1x पर अप्लाई होगा तो आपके पास E1 psi1x आएगा, यानी ये टर्म आएगी। और जब यही आपके पास इस psi2 के ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास E2 psi2 ये एक्सप्रेशन आएगी। C1 कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर से बाहर चला जाएगा। C2 भी कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर से बाहर चला जाएगा। अब ये टाइम पार्ट पर क्यों नहीं हैमिल्टोनियन अप्लाई होगा? क्योंकि हैमिल्टोनियन को अगर आप ऑपरेटर को देखें तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। उसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है वो टाइम का नहीं होता बल्कि स्पेस का होता है। इसलिए इसके लिए ये E की पावर माइनस एयोटा E1 ओवर एच बार इंटू टी और इसी तरह E की पावर माइनस एयोटा E2 ओवर एच बार इंटू टी, ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे और हम इनको अलहदा से लिख सकते हैं। अब देखें ये आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गई, ये अब डायरेक्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों एक्सप्रेशन। अब अगर हमने बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में जिस तरह प्रोडक्ट लिया था यहाँ पर भी उसी तरह प्रोडक्ट लेंगे। हम पहले फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे और फिर उसके बाद यानी इस फर्स्ट टर्म को
हम इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को हम इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ की सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ की जो सेकंड है वो इस सेकंड की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने एक जहन का कुछ चीज़ों का ख्याल करना है कि अगर psi1x स्टेरिक इंटू psi1x इंटीग्रल dx आएगा तो उसको हमने 1 लिख देना है। इसी तरह psi2 स्टेरिक इंटू psi2 dx इंटीग्रल के साथ इसको भी 1 कर देना है। जब इनका क्रॉस आएगा यानी psi1 स्टेरिक जो है वो psi2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका इंटीग्रल के साथ dx जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टर्म ल्यूविल फार्मूला ये 0 के इक्वल होता है। इसी तरह ये भी आपके पास 0 के इक्वल आएगा। जब आप ये प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले में आपके पास C1 स्क्वायर E1 और ये psi1 स्टेरिक जब psi1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका इंटीग्रल के साथ प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो ये 1 के साथ ये C1 स्क्वायर इंटू E1 आ जाएगा। अब चूंकि ये C1 और ये C1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। E1 एक आल्सो सेपरेशन कांस्टेंट और जो कि एनर्जी की वैल्यू है ये भी बाहर आ जाएगा E1। तो इस तरह psi1 स्टेरिक और psi1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इस इंटीग्रल के साथ 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो टाइम पार्ट है ये ऐड ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो टाइम पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड में भी इसी तरह ही होगा जब सेकंड टर्म इधर सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो ये जहन में रखना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी आपके पास पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इधर की सेकंड टर्म से तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगी। जब आप इस सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड एक्सप्रेशन आएगी, ये सेकंड टर्म है पूरी। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें अगेन टाइम पार्ट कैंसिल आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये जहन में रखें कि psi1 स्टेरिक इंटू psi2 dx इंटीग्रल के साथ ये 0 के इक्वल आएगा यानी ये चीज़ इतनी चीज़ इंटीग्रल dx के साथ 0 के इक्वल आए। तो ये दोनों टर्म एक्सप्रेशंस जो हैं बाद वाली ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ये इस वजह से 0 के इक्वल नहीं हो रही कि इसमें टाइम पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, बल्कि ये इस वजह से 0 के इक्वल हो रही हैं कि ये जो स्टर्म ल्यूविल फार्मूला है वो हमें कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल है। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एज की, ठीक है, अगर वो आपके पास एज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो जस्ट C1 स्क्वायर E1 प्लस C2 स्क्वायर E2 के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये इस वजह से नहीं हुई कि टाइम पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया, टाइम पार्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो टर्म है इसकी वजह से ये दोनों टर्म्स ये वाली और ये वाली 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो हमने अगेन देखा कि जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन को फाइंड आउट किया तो अगेन टाइम पार्ट जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन है इज़ नॉट अ स्टेशनरी स्टेट, कि जनरल सोल्यूशन जो है वो स्टेशनरी स्टेट नहीं है। अब हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि हम जो इंडिविजुअल सेपरेबल सॉल्यूशंस होते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग उनको लीनियरली कंबाइन कर सकते हैं और हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आएगा। और वो जो जनरल सोल्यूशन है जो कि लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट से हमें मिला है वो जनरल सोल्यूशन स्टेशनरी स्टेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, बल्कि जो जनरल सोल्यूशन है वो हमें एक तरह से मोशन के बारे में बताता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जब वो लीनियरली कंबाइन होंगी सुपरपोज होंगी तो वो हमें उसकी मोशन के बारे में बताएंगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।